ऐसा क्यों है? क्यों आदिवासी लीडरशिप को हमेशा से इग्नोरेंस मिलता रहा? फिर धरती आबा का जन्म रहा, बिल्कुल वही क्षेत्र जहाँ से जयपाल सिंह मुंडा भी आते हैं, खूंटी, रांची का इलाका, झारखंड वर्तमान में हम उसे कह रहे हैं। पहले बिहार कह लेंगे और उससे भी पीछे आगे चले जाएं तो हम लोग उसको पश्चिम बंगाल कह लेंगे, और कुछ भी अपने अपने ईरा में टाइम पीरियड में चले जाएं तो कुछ भी कह लें आप। लेकिन मूलतः वह जगह वहाँ के आदिवासी होने से, मूल निवासी होने से हम उनकी इस आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं, उनको हम इंडिजिनस रूप में चिन्हित करते हैं। आज साइंस में बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं जो हम लोगों को बता रही है कि जीन की स्टडीज़, कौन कहाँ के रहे हैं, किनका माइग्रेशन खूब हुआ है, कौन कहाँ से उठकर आया है, और ये समय समय पर हिस्टोरियंस अपनी सुविधा अनुसार और अपने प्रेजुडाइज को लेकर के वो हमसे बातें करते रहे हैं, और वही लेखनी हम लोग पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, एकेडमिया का वो हिस्सा बन पाया है। लेकिन जिनको हम लोगों ने इग्नोर किया, जिनको हम लोगों ने छोड़ा, उनको छोड़ने के पीछे की वजहें क्या रही? क्या सिर्फ आदिवासी हो जाने से हम लोग उन पर बात नहीं करेंगे, या एक सबऑल्टर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया है तो हम लोगों को आज उन पर बात कर लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है? उससे पीछे हमने ये सब बातें क्यों नहीं सामने रखी? तो बापसा के इस आयोजन को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। और सिर्फ आज जयपाल सिंह मुंडा जी को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने महार आंदोलन भी हमारे सामने रखा, और उस आंदोलन का आज 95वां साल हो चुका है, 95 ईयर्स हो चुके हैं। और उस 95 ईयर्स में हम लोग आज इन दो अलग अलग बहुजन नायकों को अलग अलग लोकेशन से आइडेंटिफाई करके इस प्लेटफॉर्म में याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। पानी पीने का अधिकार जैसी चीज़ जो बहुजनों के हिस्से नहीं रहा, वो अम्बेडकर तब लड़ाई कर चुके थे। और सीधे तौर पे जो लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ी, वो दो फेजेस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, दो फेजेस में बात करेंगे। एक 1947 को मार्के का लाइन चिन्हित करते हैं, और उस मार्के की लाइन के बाद उनका जो 1947 से पहले का लाइफ साइकिल है, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने हासिल किया, और उसके बाद 1947 के बाद का एक दौर पीरियड है जिसमें कि हम लोग उनके पॉलिटिकल कैरियर और उन्होंने आदिवासियों को आखिर क्यों क्या दिया, और क्यों आज हम लोगों को हर एक बहुजन को उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे होंगे। तो 1947 एक बीच में मार्क की लाइन रहेगी। हम लोगों ने विषय रखा था जयपाल सिंह मुंडा के राजनीतिक विचार और उनके जल जंगल जमीन के आंदोलन से जुड़ी हुई बातें। हेलो हेलो हेलो। तो मुझे कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखने हैं, और उन सवालों के हवाले से हम लोग उस पर थोड़ी सी बातचीत और थोड़ा सा चिंतन कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारी उम्र है, उस उम्र में जितना सीखा है वो इस कैंपस की भी देन है, और इससे बाहर जो अपना पालन पोषण एक खास ज्योग्राफिक रीजन में हुआ। हम लोग कहने को यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी बैठे हैं, मैं झारखंड से हूँ, लेकिन एक बृहद झारखंड का सपना, एक आदिवासी स्टेट का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा, जो हमारे राजनीतिज्ञों ने देखा, पॉलिटिशियंस ने देखा, उस आइडेंटिटी को आज फिर से एक रीअसर्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इस पर भी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी बन पड़ता है। तो मैं कुछ चीज़ें जिस पर बात करने के लिए आपको ले जाना चाहूँगी कि जयपाल सिंह मुंडा आखिर कौन है, उनके विचार क्या रहे, आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया, अब तक वो इतिहास से, अकादमिक बहसों से क्यों दूर रखे गए, या क्यों उनका विलोपीकरण किया गया, उनको दूर हमसे विलुप्त रखा गया, छिपाया गया, इतिहास में गायब रखने की मंशा क्या रही। इन सब चीज़ों को अगर आप आंसर करने की कोशिश करेंगे तो सीधे तौर पे बोल देंगे कि एक आदिवासी होने के नाते ये खेल खेला गया। लेकिन सिर्फ आदिवासी होने का खेल, या उससे बियॉन्ड जाके
जितने भी हम लोगों के पास उपलब्ध लिखित ग्रंथ दिखाई पड़ रहे हैं, एंशियंट टेक्स्ट, हम लोग वेदास तक चले जाते हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों को ले लेते हैं, पुराण वाले में आ जाएंगे, उपनिषद में आ जाएंगे और उसको आधार लेके हम सारी बातें कर रहे होते हैं। रामायण और महाभारत का भी एक टाइम पीरियड आएगा जिसको कि हम लोग महाकाव्य कह लेते हैं, एपिक है वो हमारे लिए, इतिहास नहीं है। लेकिन आज ये बहुत स्पष्टता के साथ देखने को मिल रहा है कि तमाम जो सत्ता चरित्र है, जो एक खास रेस के लोगों का दबदबा है, वो लोग आज उस रामायण महाभारत की स्टोरीज में जो डिफेम किया यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के आदिवासियों को, वानर कह दिया, निषाद के नाम से आ जाते हैं, वो कभी राम को सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे, कभी किसी को बेर खिलाते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको बहुत बार बार यही दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। बहुत वेलकमिंग था आदिवासी समाज, हमेशा से आदिवासियों ने जितने भी बाहर के लोग आते गए उनका बसाने में बहुत वेलकमिंग नेचर के साथ एक वेलकम किया और उनको साथ में बैठाया। लेकिन उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, किन चीज़ों पे आदिवासियों ने विरोध दर्ज किया, ये सब बातें उन महाकाव्यों से गायब है। क्यों उस पर बात नहीं की गई? हमारा आतिथ्य भाव, हमारा गेस्ट कल्चर को बहुत अप्रिसिएशन मिला, लेकिन उससे बियॉन्ड हमारे लिए और कुछ हासिल देखने को नहीं मिलता है उन ग्रंथों के हवाले से। तो सबसे पहले तो इस बात पर बहुत खुलकर बात की जानी चाहिए कि जो एक रेशियल अटैक्स थे उस दौर में से लेके आज तक के दौर में, वो बहुत क्रूर रहे और बहुत छल मिला, और आदिवासी बहुत लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ लड़ ही रहा है। उस लड़ने के पीछे के रीजंस क्या रहे? तो जब तक ज़मीन थी हमने शेयर किया, जब तक जंगलों में हमारा कुछ था से हमने उसको भी शेयर किया, नदियों को भी शेयर किया। लेकिन जब आपकी मनसाएं इतनी तेज हुई कि आपने हमें हटाने की कोशिश की और उस पर पूरा वर्चस्व अपने तरीके से लाने की कोशिश की, तो वहाँ पे विद्रोह हुए। आदिवासियों के बारे में जब बात की जाएगी तो उसको विद्रोह कह दिया जाएगा। वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई नहीं बन सकती है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जानी है ना। लेकिन हम लोगों को जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो यहाँ के देसी अपर कास्ट लोगों के साथ में लड़ने का एक पूरा आयोजन हो चुका था। इस बात को बार बार हम लोग छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अंग्रेज से बाद में लड़ लेंगे, पहले जो उनके एजेंट भेजे गए थे, देसी एजेंट, उन देसी एजेंटों को हम लोगों ने नहीं डील किया। तो जितने रिवोल्ट्स हुए वो बेसिकली उन कास्टिस्ट लोगों के टुवर्ड्स हुए जिन्होंने ये लूट मचाई। उन्होंने जो लगान के रूप में या बेगारी के रूप में हम लोगों को तंग किया, वहाँ पर से लड़ाई शुरू हुई। तो उस जनरेशन से जयपाल सिंह मुंडा आते हैं। यहाँ पे मैं उन कुछ कंट्रोवर्सीज पर भी आपको ले जाना चाहूँगी और उस पर बात करने की कोशिश करूँगी। उसके हल मेरे पास है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उन संवादों पर बात होनी चाहिए, खुल करके बात होनी चाहिए। ये ज़मीन यही सिखाती रही है कि बात करें, हम संवाद करें। तो उन कंट्रोवर्सीज पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे कि एक आदिवासी समाज अपने आप को ऑर्थोडॉक्स होने पे बड़ा इतराता है, वो अपने कल्चरल हेरिटेज पे, अपने प्रैक्टिसेस पे बहुत गुमा करता है। तो उसमें, और जब एक आदिवासी उसी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को लेकर के एक मॉडर्न सोसाइटी के साथ उसका रूबरू होना होता है, मिलना होता है, तो उस मिलने के दौरान में क्या कुछ वो छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और क्या कुछ पकड़े रहने की कोशिश कर रहा होता है। अगर हम लोग 1947 में देखें तो आज़ाद भारत में, तो उन चीज़ों को चिन्हित करने में हमें आसानी होगी कि क्या आदिवासियों को ज़्यादा सेफ गार्ड्स तब मिले जब हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, या हमें वो एक हिस्सा ज़्यादा सेफर साइड लगता है कि जब अंग्रेज थे जो हमें नहीं समझते थे,
एक उनका यूरोपियन टेरिटरी था, यूरोपियन कल्चर से आते थे और सारी समझदारी उनकी वहीं थी, तो वो वहाँ पर से बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसको एक्चुअली कॉम्पेरेटिवली स्टडी करके आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आदिवासी कहाँ ज़्यादा सेफ था, कहाँ ज़्यादा सुरक्षित था। तो ये एक मेजर काम है जो हम लोग को करने की ज़रूरत है। फिर आदिवासी महासभा एक संगठन हमें दिखाई पड़ता है, और उस आदिवासी महासभा संगठन के पीछे के एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। आप लोग वाकिफ होंगे, सुने भी होंगे कि ये 1860s और 70s का टाइम पीरियड है, जब छोटा नागपुर क्रिश्चियन एसोसिएशन करके एक संगठन का निर्माण होता है, और ये संगठन 1915 में जाकर के छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से चिन्हित होता है, और यही जाके 30 के दशक में 1930 के लगभग में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का निर्माण करता है, जहां से हम लोग आज बातचीत करना शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे अगर जाके देखिए तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज क्या था और छोटा नागपुर क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि झारखंड की जो आइडेंटिटी है वो पहले पुराने नाम में चुटिया नागपुर भी नाम इसका दिखता है, छोटा नागपुर इसका नाम दिखता है, और बहुत सारे इलाके हैं जिसको कि हम लोग छोटा नागपुर, जैसे कि कहा कि हम लोग क्यों बृहद झारखंड की एक डिमांड रखते हैं, आज भी हमारे पुरखे रखते थे, हम आज भी रखते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारा एक कल्चरल प्रैक्टिसेस है, चाहे नीलम छत्तीसगढ़ से है, हमारे बीच में सरोजनी है वो उड़ीसा से है, लेकिन सब लोग हम लोगों की भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, देखना वेखना सब कुछ एक जैसा हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन 2000 में एक घटना घट जाती है कि ये जो इतना पुराना डिमांड था झारखंड का, उसको हम लोगों को एक छोटा सा टुकड़ा बिहार की क्षेत्रीय राजनीति को कमतर करने के लिए, लोअर कास्ट पॉलिटिक्स को कमतर करने के लिए हम लोगों को झारखंड राज्य पकड़ा दिया जाता है, जहां पे हमारी डेमोग्राफी जो कभी आज़ादी से पूर्व क्या हो रही होती है, 70, 80, 90 का परसेंटेज जा रहा होता है, वो सडनली आ जाता है 30 से आज हम 27% पे है। तो ये डेमोग्राफी ये नहीं है कि आदिवासी पैदा नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, हम सृजन करना नहीं जानते हैं, लेकिन वो उल्टा रहा है कि बाहर की आबादी बहुत ज़्यादा इसको इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट करके, इसको खदान में बदल करके, इसको डैम्स में परिणत करके, उसको अभ्यारण्य में परिणत करके आपको ला करके सामने रख दिया जा रहा है। तो आज हम अपना कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक पपेट सॉर्ट ऑफ व्यक्ति को बैठा दिया जाए, उसमें सरनेम आदिवासी का हो चलेगा, लेकिन जो डोर है ना वो पूरी तरीके से बंधी हुई है उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो खास एक आर्यन रेसेस के लोगों के द्वारा संचालित हो रहा होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और बहुत सारे लोगों की राइटिंग्स में ये देखने और समझने को हम लोगों को मिल पाता है कि कांग्रेस किसके साथ में चलती रही है, वो किस संगठन से निकल के बनी है, उसके पीछे फिर बीजेपी हमारे सामने जो दिखाई पड़ रही होती है। तो खुल करके अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा होता है कि एक सिंबलिज्म हमारे सामने में झारखंड स्टेट बनने के बाद में रख दिया गया। हम लोग क्यों याद करें जयपाल सिंह मुंडा को? 1947 से पहले का फेज चलते हैं। मुंडा वहाँ के बिल्कुल नेटिव लोग हैं, उनको बोला जाता है उनका माइग्रेशन नहीं हुआ और बहुत लंबे समय से उनका एस्टैब्लिशमेंट वही है। मैं उरांव हूँ और हम उरांव का भी जो जमीन दिया गया था वो मुंडा पहले से सेटल था और उन लोगों ने हम लोगों को रहने की जगह दी थी, ये हम लोग अपने तरीके से जानते हैं। तो मुंडाओं का इतिहास ये रहा है, जो बहुत सारे मेगालिथ्स भी वहाँ मिलते हैं, और जो फादर जे हॉफमैन की स्टडीज़ है या अनुज लुगुन की अभी बिल्कुल नई कविता संग्रह का नाम जो पत्थलगढ़ी के नाम से आता है हमारे सामने, वो सभी बता रहे होते हैं कि वो वहाँ के मूल लोग हैं और वहीं पे उनकी बसावट रही है। तो जयपाल सिंह मुंडा उस मुंडा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। 1903 में जन्म है इनका, 3 जनवरी को पैदा हुए। पढ़ने की ये एक अपॉर्चुनिटी ईसाई मिशनरियों के वाया वहाँ पे मिलती है। 1845 के लगभग का टाइम पीरियड है जब पहली बार मिशनरीज झारखंड में पहुँचते हैं, और आदिवासियों की पहली जनरेशन के लिए वो 1845 में पहुँच करके 50 तक में कई स्कूल इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। तो एक रोल उनका वहाँ पे देखने को मिलता है, और पहली बार ये जनरेशन भी है जो
स्कूल्स तक पहुंचते हैं। संत पॉल स्कूल में इनका दाखिला होता है, वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट पे इनको ले करके इनको जाने का मन होता है। इंटेंशन है पादरी बनाना है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन वो एक इंटेंशन ये भी हो सकता है एक सहज मानव स्वभाव में कि वो एक व्यक्ति विशेष भी हो सकते हैं जिसको कि ये मन हो कि इस पर्टिकुलर मार्जिनलाइज सोसाइटी का एक बच्चा को अगर मैं पढ़ा लिखा देता हूँ, उसमें एक लीडरशिप जनरेट कर देता हूँ, तो वो इस जगह के लिए काम कर सकेगा। इस मंशा पे कोई राइटर लेखनी नहीं कर रहा होता है। तो हम लोग ईसाइयों को बड़ा डाउटफुल देखते हैं हमेशा से। हम लोगों के पास ये डाटा होना चाहिए कि उनका जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो लगातार बहुत पुअर है, परफॉर्मेंस बहुत पुअर है क्रिश्चियन मिशनरीज का। कोई कन्वर्जन वगैरह बहुत कर ही नहीं पाते हैं। जो डाटा देखने को मिलेगा, आप लोग हर 10-10 साल का डिफरेंसेस निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना कन्वर्जन का खेल हो रहा है। तो ये एक्चुअली हो नहीं रहा है। तो ये क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, दीक्षित होते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए इनको लंदन ले जाया जाता है। वहाँ से वो पढ़ के ऑक्सफोर्ड में पढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, पूरा करते हैं। और आदिवासियों के बीच में ना खेलने का बड़ा ट्रेंड है, कहीं भी बड़ा खेलते हैं। तो आप आएंगे तो आपको हॉकी के मैदान, फुटबॉल के मैदान, लड़कियों और लड़कों के लिए सबके लिए इक्वली मिल जाएगा देखने को। तो वहाँ पे वो हॉकी से जुड़ते हैं और हॉकी में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि उनको ओलंपिक में कप्तानी भी मिलती है। और 1928 का टाइम पीरियड है जब पहला गोल्ड मेडल हम लोग उनकी कैप्टनशिप में भारत के लिए दिलाते हैं। एक आदिवासी लीडर जो पढ़ने गया है, जो खेल रहा है, जो ICS का एग्ज़ाम पास कर रहा है और खेलने से इतना प्यार है कि वो उस ICS की नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस 1920s का दौर, उस समय वो छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद उनको ये कभी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने गेम खेला, एक स्वर्ण पदक लाया। लेकिन उसका रिकॉग्निशन हमारे समाज में या 2022 तक में भी स्कूल के करिकुलम में, कॉलेज के करिकुलम में सब नदारद, सब गायब। तो ऐसा क्यों है? क्यों आदिवासी लीडरशिप को हमेशा से इग्नोरेंस मिलता रहा? फिर से वही महाकाव्यों में जो एक रेशियल हिंसा हम लोगों को आज भी हमारे पास एकदम पुख्ता करके रख दी गई है। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तित्वों को हम लोगों ने क्यों नहीं जाना अभी तक। मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो जयपाल सिंह मुंडा से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्शियल हिस्से हैं। अब कंट्रोवर्शियल हिस्से हम लोग इस सोसाइटी में क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करें। तो उनके मैरिज को लेकर के कि मैरिज, मैंने बोला कि हम आदिवासी बड़ा अपने आप को ऑर्थोडॉक्स होने पर बड़ा खुश मानते हैं। तो उनका जो मैरिज है, 2 मैरिज है, दोनों मैरिज आउटकास्ट है दूसरे बाहर की सोसाइटी में। अब एक व्यक्ति ही अपने झारखंड के खूंटी इलाके को छोड़ के लंदन में पल बढ़ रहा होगा, तो उसका सर्कल भी, जो एक प्यार करने का उम्र होता है, वो भी वही था। और उसको जो हासिल हुआ, उन्होंने वो मैरिजेस किए। और इसका खामियाजा जयपाल सिंह मुंडा को उसका आदिवासी समाज पनिशमेंट के तौर पे देता है कि वो, उनको पॉपुलर होने में बहुत टाइम लगता है। अब जब वो पॉपुलर हो भी जाते हैं तो ये बात बार बार आ रही होती है, जिसको कि मुझे लगता है अगर हम लोग अभी आदिवासी फेमिनिज्म की बात करना शुरू करते हैं तो ये सवाल बार बार आता है, उन पर सोशल लिंचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ऐसा बहुत सारे केसेस हम लोग डे टू डे लाइफ में बिल्कुल देख रहे हैं। तो उनके मैरिज को हम लोग तय कर लें कि क्या था, नहीं था, 2 मैरिजेस क्यों थी, या फिर एक माइनॉरिटी में दीक्षित होने वाला व्यक्ति एक मुस्लिम समुदाय की महिला से जहां से क्यों मैरिज करता है। ये तमाम प्रश्न हैं जिसको कि आदिवासी समाज अभी भी बहुत दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन उनका बहुत कुछ पर्सनल लाइफ को छोड़ करके उसके अगर सोशल लाइफ और उनके दिए गए कामों को हम लोग चिन्हित करते हैं तो वो बहुत ग्रैंड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और ये सभी बातें दरकिनार हो जाती हैं। और फिर उनका एक बातचीत आती है कि मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा वर्सेस अंबेडकर एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। कुछ लेखन हमारे सामने उभर के आते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का हवाला दिया जा रहा होता है। देखो, इन्होंने तो ट्राइब शब्द को अंबेडकर ने रख लिया और आदिवासी जो जयपाल सिंह चाहते थे वो नहीं आने दिया। तो इस पर मतलब बहुत विचार करके, बहुत तर्क से बहुत सारे स्कॉलर्स ने राइटिंग की और फिर इस चीज़ को उन लोग कहीं ना कहीं खारिज करते हुए दिखते हैं कि ऐसा मामला नहीं है।
रश्मिकांतन उनकी ऑटोबायोग्राफी को एडिट करते हैं। उस बुक का नाम लो सी सेंद्रा करके है, लो बी सेंद्रा करके है। तो उस किताब में भी रश्मिकांतन सर का अप्रोच यही है। संतोष कीड़ो संजेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं रांची के, उनका भी जो राइटिंग है जयपाल सिंह मुंडा पे, वो भी इस बात के साथ में एग्री नहीं करते दिखाई देते हैं कि इन दो समकालीन स्कॉलर्स के बीच में इतनी मेजर टकराहट थी, जिसको कि हम लोग कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से पंचों से उठाते रहते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और बहुत खुल करके मतलब उस पर बात करने की ज़रूरत है कि ये वर्सेस का मामला ही नहीं था। दोनों समकालीन स्कॉलर्स अपने अपने टाइम पीरियड को जो संवाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग में हो पा रही थी, वो उस समय में वो कर रहे थे। तो ट्राइब और आदिवासी शब्द को हटाने का, जनजाति वर्ड को इंट्रोड्यूस करने का, ये सारा जो मसला है बहुत हल्का और उथला है। उनको कहा जाता है आदिवासी महासभा जब 1930 में वो जुड़ रहे होते हैं और वहाँ के इश्यूज़ को वो खुल करके एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उनके और भी समकालीन हैं जिसमें ठक्कर पापा आपको दिखेंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं आदिवासियों के बीच में। वहाँ पे गांधी भी दिखेंगे आपको जो रांची आ जा रहे हैं और आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। तो गांधी का जो अप्रोच था आदिवासियों के टूवर्ड्स, उसको भी लेकर के जयपाल सिंह मुंडा क्रिटिसाइज करते हैं। गांधीज़म में वो आदिवासियों के संबंध में ये बात को बार बार कह रहे होते हैं, शराबखोरी बंद करनी है, इनको मांसाहार में नहीं लाना है, इनके पास गॉड नहीं है तो इनको एक गॉड पकड़ा देना है। तो बहुत हद तक जो गांधी का अप्रोच था, वैष्णविस्ट थे वो, वैष्णविज्म में आस्था थी, तो वो पूरे गॉड को भी वैसे ही देख रहे थे और आदिवासी समाज को भी इसी लाइन पे ले जाके उनका एक उद्धारकर्ता बनने की कोशिश दिखाई पड़ती है। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा इसका हमेशा अपोज करते हैं। वो बोलते हैं ये हिंदुआइजेशन का प्रोसेस है। आदिवासियों के खान पान में, उसकी थाली में जो मांसाहार है उस पे आप अटैक नहीं कर सकते हैं। उनके गिलास में अगर कोई हड़िया का और तारी का प्रयोग है जिसमें गिन करके 11 से 9% का अल्कोहल है, उस पे आप, उसका भोजन है वो, आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए संविधान में जब शराबबंदी पर बात हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि ये हमारे धर्म का मसला है कि हम पूजा पाठ के दौरान में अपने श्रम से, खेती के दौरान के बाद आने के बाद उन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं और ये आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। और यही वजह है कि वो केंद्र सूची से निकाल करके उसको राज्य सूची के अधिकार में डाला गया है कि जो शराबखोरी, शराब का मामला है, आबकारी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये तमाम मामलों को राज्य सरकारें देखेंगी और राज्य चिन्हित करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांधी के और ठक्कर पापा के मॉडल का जो भी आदिवासी उद्धार का कार्यक्रम था, उसको लेकर के बहुत सचेत थे जयपाल सिंह मुंडा और उन्होंने इस बात को अपोज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आदिवासी सकम नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी जो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो उनमें एक राजनीतिक चेतना का प्रसार कर सके। उनके साथ में उन्होंने मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके कार्यों में वो रायपुर कॉलेज में भी एक बार प्रिंसिपल रहे, बीकानेर की रियासत में भी वो जुड़े थे। तो कुल मिलाकर के इनका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी निखर के आता है वो एक राजनेता के बतौर तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है, और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक अच्छे डिफेंडर। जो लोग फुटबॉल से जुड़े होंगे, डिफेंडर का काम गोलों को रोकना, और वो 1920 और 1928 में 1928 में जब वो खेल रहे हैं ओलंपिक में, तो 17 टोटल मैचेस हुए, उसमें से 16 में वो विन विन सिचुएशन में रहे, एक में टाई होता है और एक भी कोई गोल नहीं दागा जा सकता है। तो वही एक डिफेंडर की भूमिका आज हम आदिवासी स्कॉलर्स, बहुजन स्कॉलर्स का रोल प्ले करने का आ चुका होता है कि हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो बदलने वाली हैं उसको हम लोग एक पॉजिटिव वे में कैसे ले जाएं। एक उनका पॉलिटिकल सुसाइड करके जब वो आदिवासी महासभा को 1950s के बाद 60s का टाइम पीरियड है, जब वो मर्ज कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे
वो पूरे तरीके से मतलब अपना उन्होंने सब कुछ खो दिया और उनके साथ एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है लोगों की कांग्रेस में जाने के बाद, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ में खड़े होकर के कांग्रेस के कई नेताओं से दूरी बना करके वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं और जाकर के बाद में अंतिम दौर में वो वहाँ बस जाते हैं। बिहार का जो जब वो विनिंग कंडीशन में होते हैं तो आप पाएंगे कि एक विपक्ष की भूमिका में भी आदिवासी महासभा बिहार विधानसभा में एक नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम लोगों को लगता है जयपाल सिंह मुंडा जी को आज याद करते हुए, उन पर बात करते हुए हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। सो बाक्सा ने मंच दिया, आभार आप सभी का, शुक्रिया।